हेलो व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने GR0177 पेपर को शुरू किया था, जिसमें से हमने फर्स्ट से 10 तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, 11 प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। 11 प्रॉब्लम हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ टू 10 कन्वर्जिंग लेंस of focal length 20 and 10 centimeter respectively. As shown in figure, the lenses are separated by 30 centimeter. The final image formed by two lens system is located. तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस है। हमारे पास एक टू कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम है जो कि एक दूसरे के साथ एक लाइन पे, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे दोनों लगी हुई है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर फर्स्ट लेंस से उसके राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो हमने देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से पड़ा हुआ है, उसका इमेज फाइनली इन दो लेंस से होके कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट लेंस को कंसिडर करते हैं और सेकंड लेंस को हम इग्नोर करते हैं कि हम इससे जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा। तो हमारे पास फेमस लेंस फार्मूला है कि 1/f दिस इज इक्वल टू 1/do माइनस d नॉट माइनस 1/di। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होता है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज है। अब चूंकि हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज को फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले को u लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज दिस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ माइनस 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम u लिख सकते हैं कि 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज दिस इज इक्वल टू f into d नॉट माइनस f, या हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज जो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फोकल लेंथ। तो फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास f गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर है, और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम पुट कर लेते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा जो फर्स्ट लेंस से होके बनेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एक रे आए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जाके, क्योंकि ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो उधर जाके बनेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे हमारे पास p ग्रेटर देन 0 होगा लेंस से, अगर लेंस को हम 0 रेफरेंस मान लेते हैं, तो q यहाँ पे लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर q लेस देन 0 नहीं है तो इसका मतलब वो दूसरे साइड पर है। तो यहाँ पे इसका मतलब p लेस देन 0 था तो q पॉजिटिव आ गया, तो q उस साइड पे बनेगा। तो और ये रे सेकंड जो हमारे पास रे होगी वो यहाँ से पास होकर इधर कहीं आएगी और ये भी ऐसे इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे कहीं जाके हमारे पास इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज बन जाएगा, जो फर्स्ट हमारे पास इमेज बना, तो इस इमेज को हम कंसिडर करते हैं कि दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। तो सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस इमेज का अगला इमेज बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था टोटल, और ये 30 है। तो इसको हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है, बट दिस विल बी माइनस, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये दूसरे साइड पे उस लेंस के चला गया, तो हमारे पास ये -10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए इस फॉर्मूले को दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, -10 हो गया, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जब हमने दोबारा फाइंड करना है, और प्रिंसिपल फोकल लेंथ हमारे पास इस लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी फॉर्मूले को हम आगे लेके जाएंगे। अब इसके लिए भी हम यही चीज लेंगे। अगर ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये लेस देन 0 है, अगर इसको हम रेफरेंस बना ले, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव आया तो वो उस डायरेक्शन पे होगा जहाँ पे ये नेगेटिव है। दोनों ऑपोजिट ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंसेज हमारे पास है, इमेज और इमेज जब बनता है उस, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा di इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फोकल लेंथ। यहाँ पे हमारे पास ये भी 10 है और ये भी -10 है, डिवाइडेड बाय -10 -10,
ये आपके पास आएगा -100 डिवाइडेड बाई -20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी आई जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब भी ये लेंस, इस इमेज का जो इमेज बनेगा वो यहीं पे कहीं बनेगा, इधर कहीं पर बन जाएगा। इसको अगर हम देखें लेंसेज को तो ये ऐसे कहीं आएगा और ये इधर आ जाएगा और इसका इधर आएगा। क्योंकि दोनों आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसको हम रिट्रीट करेंगे दोबारा, ये भी इमेज हमारे पास ये ऐसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इसका इमेज भी हमारे पास बनेगा। तो ये राइट ऑफ, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव आया, ये डी आई लेस देन 0 था इस साइड पे, तो इसी वजह से जो इमेज बनेगा वो टू द राइट ऑफ द सेकंड लेंस बनेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है जिसमें से हमारे पास ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इमेज जो बन रहा है 5 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ द सेकंड लेंस है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फेल नंबर, a spherical concave mirror is shown in figure. The focal point f and location of the object are indicated. At what point the image will be located? तो इसमें हमारे पास फिगर में गिवन है, ये फोकल पॉइंट है मिरर का और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इन 5 पॉइंट में से इमेज कहाँ पे बनेगा ये हमने बताना है। फेमस फार्मूला फॉर मिरर वो हमारे पास है 1/f डिवाइडेड बाय 1/d0 माइनस 1/di। दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पे प्लस है। तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ इमेज को यहाँ से निकाले तो डिस्टेंस ऑफ इमेज दिस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ माइनस 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अगर रीअरेंज करें तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फोकल लेंथ। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन है ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और फोकल लेंथ ये है, इट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन फोकल लेंथ। तो अगर ये लेस देन है तो ये डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव होगा। दिस मीन्स कि डी आई दिस इज आल्सो लेस देन 0। अब अगर हमारे पास मिरर है, मिरर में अगर हमारे पास दोनों 0 है, अगर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो लेस देन 0 है, मतलब माइनस में आता है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और बियॉन्ड द मिरर होगा। तो बियॉन्ड द मिरर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है 5 नंबर जो ई नंबर ऑप्शन में गिवन है, तो हमारे पास ऑप्शन ई जो है ये राइट ऑप्शन है। अगर हम दूसरा कंसेप्ट यूज करें रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम 2 रेज ले लेते हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये स्ट्राइक होने के बाद हमेशा के लिए फोकस पॉइंट पे पास होती है, और सेकंड रे यहाँ से निकल के पोल ऑफ द मिरर के साथ स्ट्राइक होने के बाद सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम इन दोनों रेस को देखें तो ये दोनों रेस आपस में डाइवर्ज हो रही है, जैसे जैसे दूर जा रही है एक दूसरे से डाइवर्ज, सो दे नेवर मीट। तो यहाँ पे कभी भी इसका मिरर का इमेज नहीं बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। इस एन रेस को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाके ये कहीं एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। सो द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, सो पार्ट ई इज द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑब्जेक्टिव है 2 stars are separated by an angle of 3 multiplied by 10 for -5 radians. What is the diameter of the smallest telescope that can resolve the 2 stars using visible light of 600 nanometer wavelength? तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 2 स्टार्स हैं, यहाँ पे 2 स्टार्स हैं, इन दोनों स्टार्स को हमने किसी एक टेलीस्कोप के जरिए देखना है, रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इनके दरमियान ये डिस्टेंस है ये एंगुलर डिस्टेंस है और इसका वैल्यू है 3 multiplied by 10 power -5 रेडियंस। तो यहाँ पे हमने टेलीस्कोप के इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका डायमीटर हमने फाइंड करना है कि हमारे जो टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्टिव कितना होना चाहिए जो इन दोनों को रिजॉल्व करे। तो इसके लिए हमारे पास एंगुलर रिजोल्यूशन जो होती है, एंगुलर रिजोल्यूशन इसका फार्मूला होता है 1/2 multiplied by 10 lambda डिवाइडेड बाय डी। लैम्डा वेवलेंथ होता है, डी जो होता है ये डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। तो एंगुलर रिजोल्यूशन को हम थीटा सी भी डेल
थीटा सी भी डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। रिजोल्यूशन पावर जो होती है ना वो इसके अगेंस्ट है, इसका इनवर्स होता है, क्योंकि हमने ये हमारे काम का नहीं है, हमने ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम डी फाइंड करना हो तो ये 1/2 लैम्डा डिवाइडेड बाय यहाँ पे एंगुलर रेजोल्यूशन आएगी। वैल्यूज हम पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर हम लिख के 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.44 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं कि 2.44 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास 2.44 सेंटीमीटर इतना डाया मिनिमम ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए जो इन दो स्टार्स को जो इस एंगुलर सेपरेशंस पर पड़े हो, उन दोनों को हम कंप्लीटली रिजर्व कर सके। दिस मैच टू द सेकंड वन, सो पार्ट बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14। An 8 centimeter diameter by 8 centimeter long sodium iodine thallium doped detector detects gamma rays of a specific energy from a point source of radioactivity. When a source is placed just next to the detector at the center of the circular phase, 50% of all the radiations are detected at that energy. If the detector is moved 1 meter away, the friction of detected gamma rays drop to। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई रेडिएशन सोर्स है, ये कोई रेडिएशन सोर्स है। जब कोई डिटेक्टर यहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट टू द सोर्स पड़ा हो तो यहाँ पे एमिट होने वाली रेडिएशंस को वो सारी की सारी ऑब्जर्व कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेता है। अब अगर नेक्स्ट केस में हम ऐसे करें कि इसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो इस वक्त हमारे पास ये कितनी रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, कितना फ्रैक्शन डिटेक्ट होगा। तो हमारे पास रेडिएशन पावर जो है ये हमारे पास बराबर होता है इंटीग्रल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ओवर एरिया, या सिंपल केस में हम इसको इंटेंसिटी इनटू एरिया कहते हैं। अगर ये हमारे पास P1 है तो ये I1 A1, और अगर हमारे पास ये पावर 2 है तो सेकंड पावर है केस में कोई पावर है तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा। और किसी भी आइडियल केस में पावर हमेशा के लिए सेम है तो हमारे पास ये इसी तरह का आ जाएगा। तो चूंकि हमारे पास जो पावर रेडिएटेड पावर है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये एरिया को हमेशा के लिए प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पावर है वो ये है। अगर ये हमारे पास एक्चुअल पावर है जो टोटल रेडिएट हो रहा है, और कोई पावर हमारे पास दूसरा है जो कि बाद में डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है तो इस डिस्टेंस के ऊपर, ये हमारे पास कोई दूसरा पावर है, तो हम दोनों चूंकि एरिया को रिलेटेड है तो यहाँ से हम इसके फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जब रेडिएशन होती है ये हमेशा के लिए स्फेरिकल, किसी भी सोर्स से रेडिएशन स्फेरिकली हर डायरेक्शन में इमिट होती है। तो अगर हम इमिटेड रेडिएशन का एरिया देखें तो वो हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर के बराबर होता है। उसको अगर मैं A1 कह दूं तो ये बराबर हो जाएगा 4πd², ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर है जो कि स्फेरिकल रेडिएशन एमिट होती है। अब यहाँ पे जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्टर का जो डिटेक्टर है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसको ऑपोजिट है, इतना वो पोर्शन उसमें से स्फीयर में से वो डिटेक्ट करेगा, जो इतने पोर्शन में से जो रेडिएशंस पड़ेगी। तो उसके लिए अगर मैं A2 कह दूं, एरिया 2, तो इसके इस हिस्से पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा डिटेक्टर का वो इस एरिया के बराबर होगा। तो वो हमारे पास पाई जो सर्कल बन रहा है तो πd²/4 हो जाएगा, πd²/4। अगर d डायमीटर है, πr² होता है, r = d/2, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो रेडिएशंस का जो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन है, अब टोटल इतनी रेडिएशन एमिट हो रही है और यहाँ इतनी एरिया में एमिट हो रही है और इतनी एरिया में फॉल होने वाली रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है जब हमारे पास ये d 1 मीटर के बराबर हो। तो हम क्या कर लेंगे, जो रेडिएटेड पावर का फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटेड पावर होगी, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटेड पावर डिटेक्टेड, जो
डिटेक्ट होगी यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या होगी, A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 हमारे पास क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई 4 पाई डी स्क्वायर। इसको अगर हम अरेंज करें तो आपको पास बन जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई डी स्क्वायर, ये कैंसल, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 डी स्क्वायर। ये स्मॉल डी हमारे पास गिवन है कि दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर 1 मीटर है, तो ये हमारे पास 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16, तो यह बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4। इतनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएशन हमारे पास डिटेक्ट होगी अगर हम डिटेक्टर को मूव करें सोर्स से 1 मीटर के डिस्टेंस पर। सो पार्ट सी इस प्रॉब्लम में हमारे पास राइट ऑप्शन है। प्रॉब्लम है 15, 5 classes of student measure the height of a building. Each class use different method and each measure heights many different times. The data for each class are plotted below, which made the most precise measurement. तो ये हमारे पास है 5 स्टूडेंट है, उन्होंने एक बिल्डिंग की मेजरमेंट की है डिफरेंट यूज मेथड से और डिफरेंट टाइम्स, और जो डेटा आउटकम मिले हैं उसको एक प्लॉट की सूरत में डिफरेंट ग्राफ में गिवन है। तो ये कहते हैं कि विच वन इज द मोस्ट प्रिसाइज। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक प्रिसीजन और दूसरी एक्यूरेसी, और दोनों में डिफरेंस है। एक्यूरेसी जो होती है ये हमारे पास है कि हाउ द पीक इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, कि जो हमारे पास प्लॉट है उसका जो पीक है वो कितना क्लोजेस्ट है एक्चुअल वैल्यू की। जो एक्चुअल हाइट्स है यहाँ पे हमारे पास जितने भी आउटकम्स हैं वो कितने क्लोज हैं टू एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितना एक्यूरेट कौन सा है, हमसे पूछा गया कि प्रिसाइज कौन सा है। तो प्रिसीजन के लिए हम देखते हैं कि हाउ मच द पीक इज नैरो, कि हमारे पास जो प्लॉट है वो कितना नैरो है, वो कितना उसका जो विड्थ है वो कितना कम है। ये विड्थ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये विड्थ है। तो प्रिसीजन में हमने देखना है कि विच वन इज लेस वाइड और विच वन इज नैरो। तो हम देख रहे हैं कि पॉट ए is less narrow is less wide or much narrow, तो ये हमारे पास राइट है। दिस वन इज द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, ये जो है हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज है। इसमें हमारे पास जो पीक की विड्थ है वो कम से कम है। बाकी में अगर हम देखें तो बाकी में विड्थ जो है वो ज्यादा है, तो वो हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये डिफरेंस है। एक्यूरेसी में हमने देखना होता है कि कितनी एक्चुअल वैल्यू के करीब हम जा रहे हैं, प्रिसीजन में हमने देखना होता है कि हमारी जितनी वैल्यूज आ रही है वो एक दूसरे के कितने करीब पड़ रही हैं। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।